बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जॉन हुसैन है। 24 जुलाई की अपडेट के साथ शाम के 6 बजे आपके साथ हाजिर हूँ। हम बात करेंगे यूएस और ईरान की जंग की कि कहाँ-कहाँ ईरान के ऊपर अटैक्स हुए, कैसे-कैसे ईरान ने रिटेलिएट किया। थ्रेट लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। फ्रांस, यूके, नॉर्थ कोरिया, जर्मनी इन सब ने अपनी एम्बेसीज खाली करवा दी हैं। तेहरान से एक बड़ा हमला जो है वो मुतवक्के है। वीकेंड के ऊपर जब मार्केट्स क्लोज हो जाएंगी, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ यमन की बात करेंगे, क्योंकि यमन के बारे में बोला जा रहा है कि ईरान ने चढ़ा दिया है यमन को और एज अ प्रॉक्सी हूतियों को यूज कर रहे हैं ईरानी। इसके बारे में भी बात करेंगे कि एग्जैक्टली बैकग्राउंड क्या है और यमनियों का इस पे क्या कहना है, क्योंकि एक साइड की तरफ से हम लोग जो है वो देख रहे हैं इस वक्त सिचुएशन। साथ ही साथ 30 साल का अग्रीमेंट जो सऊदी अरब के साथ होना है यूएस के साथ न्यूक्लियर इन्रिचमेंट के ऊपर, उसको भी देखेंगे। नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2027 का जो है वो अप्रूव हो चुका है, नैरोली पास हो चुका है, जिसके अंदर यूएस और इसराइल की मिलिट्रीज एक तरीके से फ्यूज हो रही हैं। ये कहना है थॉमस मैसी का, अलेक्जेंड्रिया ओकाजियो कॉर्टेस का, जितने भी यूएस के डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट रखने वाले जितने भी लॉ मेकर्स हैं। ताकि थॉमस मैसी जो है वो कंजर्वेटिव है, लेकिन फिर भी उसने इसके ऊपर बात की। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे यूएस और इसराइल की मिलिट्रीज जो हैं वो मर्ज हो रही हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से। और इसमें हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो 10 साल की फैसिलिटी है, जो एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी है, उसका ईरान और यूएस की जंग से क्या लेना देना है। सबसे पहले अगर बात करें अपडेट्स की कि कहाँ-कहाँ हमले हुए ईरान के ऊपर और ईरान ने कैसे जवाबी कार्रवाई की। व्हाट्सएप के ऊपर मैं कॉन्स्टेंटली रोज़ाना की बुनियाद पे रेडिली अपडेट्स डालता रहता हूँ, और आप वो लिंक जॉइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल की, कमेंट्स के अंदर मैं डाल दूँगा। सबसे पहले अगर बात करें ईरान के ऊपर हुए हमलों की, 23 जुलाई और 24 जुलाई, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। 23 जुलाई की अगर बात करें तो 23 जुलाई के अंदर हमने देखा कि यूएस ने बहुत बड़ा हमला किया था। कॉनरक, चाबहार, सिरिक, बंदर अब्बास, कैशम, बेहबान 16 एक्सप्लोजन्स रिकॉर्डेड, बुशहर 2 एक्सप्लोजन्स रिकॉर्डेड, माशहर 6 एक्सप्लोजन्स रिकॉर्डेड, कंगवार, बाने, उर्मिया, तबरीज 12 एक्सप्लोजन्स रिकॉर्डेड, हमदान 4 एक्सप्लोजन्स रिकॉर्डेड, इस्लामाबाद गर्ब में भी एक्सप्लोजन रिकॉर्डेड, जस्क जो कि पोर्ट है सदर्न ईरान के अंदर, उसके ऊपर भी एक्सप्लोजन रिकॉर्डेड है। और यूएस ने जो पैसेंजर टर्मिनल है शलमचे का, जो बॉर्डर एरिया है ईरान और इराक का, जिसके अंदर से ज़ायरीन जो है वो पास करके जाते हैं जिस टर्मिनल से, उसके ऊपर हमला किया। 2 लोग वहाँ पे शहीद हुए, मुतादिद ज़ख्मी हैं। और वो अब रिस्टोर हो चुका है बॉर्डर, जस्ट बाय द वे अपडेट दे दूँ। लेकिन बहरहाल वहाँ पे भी हमला हुआ और ईरान ने उसकी जवाबी कार्रवाई में क्या-क्या चीज़ें की, उसको भी मैं बात करूँगा। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में यूएस की जो कैंप दोहा की फैसिलिटीज़ हैं कुवैत के अंदर, उनको निशाना बनाया। अल्दी अल सालिम बेस के अंदर जो फ्यूल स्टोरेज टैंक्स हैं, उसको भी निशाना बनाया बकौल ईरान के। एम्यूनेशन डिपो कैंप अरबजान के अंदर, उसको भी निशाना बनाया कुवैत के अंदर। इन सारी चीज़ों की फुटेजेस व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैं डाल चुका हूँ। अगर दोबारा आप मांगेंगे तो इसके ऊपर भी कोशिश करूँगा लगा दूँ, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, मैं एडिटिंग खुद ही करता हूँ। तो उसके साथ-साथ मिलिट्री इक्विपमेंट है अली अल सालिम बेस के ऊपर, उसको भी हिट किया। पेट्रियट एयर डिफेंस सेंटर सिस्टम सॉरी पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम कुवैत के अंदर, उसको भी हिट किया बकौल ईरान के। हैंगर है एक यूएस का MQ-9 ड्रोन्स का अली अल सालिम एयरबेस के अंदर, उसको भी हिट किया। अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ हैं यूएस की और 2 हेलीकॉप्टर हैंगर्स हैं कैम्प बोरिंग के अंदर कुवैत के, जिसको उन्होंने हिट किया बकौल ईरान के, और उसकी इमेजरी भी मौजूद है, वो मैं लगा देता हूँ आपके सामने। एक टेलीकम्युनिकेशन टावर है कुवैत के अंदर, जिसको हिट किया ईरान ने बकौल ईरान के, और एक रेडार है TPY-2 थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का यूएस बेस्ड जॉर्डन के अंदर, उसको भी हिट किया। जॉर्डन के अंदर दूसरी भी जगह हैं जिनको हिट किया, और कॉन्स्टेंटली मुवफ़्फ़क़ अल सल्ती और प्रिंस हसन और दूसरे बेसिस को हिट कर रहा है ईरान। वहाँ पे फ्यूल स्टोरेज टैंक्स भी हैं जिनको हिट किया गया, हेलीकॉप्टर वेयरहाउस भी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सेंटर वहाँ पे बना हुआ है, हैंगर्स बने हुए हैं जिनको हिट किया है, और उसकी फुटेज भी है बाय द वे। खैर, ये है 23 जुलाई की अटैक्स और 23 जुलाई की रिटेलिएशन, नसर 2 ऑपरेशन की, ईरान की 26वीं वेव। फिर 24 जुलाई की अगर बात करें कि ईरान के अंदर कहाँ-कहाँ हमले हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट की हैं ईरानी मीडिया ने, तस्नीम ने, फ़ार्स ने, IRIB ने, और कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो हमें लोकल सोर्सेज़ से भी पता चली, तो उसके बारे में ज़िक्र कर लेते हैं। कैशम, बंदर अब्बास, आदमिश्क, अहवाज़ के अंदर 7 इलाकों के अंदर बमबारी हुई है, बड़ी मैसिव बमबारी हुई है। बंदर अब्बास के अंदर भी बड़ी ख़तरनाक बमबारी हुई है। अहवाज़ के अंदर मैं था परसों तक, और वहाँ पे मैं आपको वीडियो फुटेजेस दिखा रहा हूँ कि वहाँ पे लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, उस वक्त भी हमले हो रहे थे। तो वहाँ वहाँ की सूरत हाल जो है वो बावजूद बमबारी के लोग जो हैं वो वहाँ पे नज़र आ रहे हैं घूमते हुए मार्केट्स के अंदर। उम्मीदिये, बुरजर्द, खुंदाब, ताफ्त, शिरकू, ये सारे यस प्रोविंस में हैं, इनको भी हिट किया गया। खुर्रमाबाद, उसके अलावा आनरक सिटी और नैन, ये दो जगहें हैं इस्फहान प्रोविंस के अंदर, उनको भी हिट किया गया। फिर 27वीं वेव जो कि ईरान की जवाबी कार्रवाई थी इन सारे अटैक्स की रिटेलिएशन में, वो क्या थी? नसर 2 की ऑपरेशन की 27वीं वेव में ईरान ने कहाँ-कहाँ हिट किया बकौल ईरान के? उन्होंने यूएस का 5th फ्लीट का एक टावर है
कंट्रोल टावर है जिसको हिट किया बहरीन के अंदर, और कहा जा रहा है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। कुवैत के अंदर अल उदैरी एक बेस है जिसको हिट किया, और कहना ये है ईरान का कि वहाँ पे आग लग गई और पूरी तरीके से बेस में जो फैसिलिटीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं। फिर जॉर्डन के अंदर अल अज़रक है, उसको भी डैमेज हुआ है, और इस अमेरिकन कैंप के अंदर जो है वो अकोमोडेशन सेंटर्स भी थे, एयरक्राफ्ट भी थे, फाइटर जेट्स थे जिनको टारगेट किया गया बकौल ईरान के। साथ ही साथ ईरान ने पहले बहरीन के अंदर अमेज़न का एक सेंटर था, डेटा सेंटर था, उसको हिट किया, और उसको दोबारा आज कहा जा रहा है कि आज सुबह दोबारा निशाना बनाया गया। उसकी फुटेज आपके सामने है, सैटेलाइट इमेजरी की पहले अटैक्स की। अब दोबारा जब आएगी तो दोबारा भी लगा दूंगा चैनल पे। और पेट्रियट एयर डिफेंस लगा हुआ था एरबिल के अंदर, इराक के अंदर, जिसको हिट किया गया। इराक के अंदर पहले भी बहुत ज़्यादा हमले हो रहे थे, अभी भी कंटिन्यूसली जारी हैं, और ये तमाम जगहों के ऊपर जो है वो ईरान का कहना है कि 500 मीटर के अंदर अंदर जितने लोग रह रहे हैं, कुवैत, बहरीन, यूएई, जॉर्डन, सऊदी अरब, जितने भी यूएस बेसिस के पास या यूएस सोल्जर्स के पास 500 मीटर में लोग रह रहे हैं, ईरान ने कहा है कि आप वहाँ से चले जाएँ, आप वहाँ से इवैक्यूएट कर लें। अच्छा, अब सारी बात ये है कि यहाँ पे कुछ ट्वीट्स हैं जिनको देखना ज़रूरी है बाकी इश्यूज़ के ऊपर जाने से पहले। अरब कंट्रीज़ का बकाई साहब ने, जो स्पोक्स पर्सन है ईरान के, उन्होंने कहा कि अरब ममालिक क्यों खामोश हैं ब्रैड कूपर के स्टेटमेंट पे। ब्रैड कूपर जो कि सेंटकॉम का कमांडर है, उसने टेस्टिमोनी दी अपनी, और वो टेस्टिमोनी आप देख सकते हैं अपने सामने। I know this is not a classified setting, but can you talk a little bit about what other countries have done to help us either with intelligence or with military capabilities? And I don't know whether you want to do this or not, some that you would like to have done more? Senator, I think the most prominent 7 countries that have been most helpful and served side by side are 5 of the 6 GCC countries, UAE, Bahrain, Qatar, Kuwait, and Saudi Arabia. Also indispensable in our effort has been the Kingdom of Jordan and clearly Israel, with whom we conducted the strikes. तो इस टेस्टिमोनी में उन्होंने कहा ब्रैड कूपर ने कि भाई ये अरब बरादर ममालिक जो हैं वो हमारा साथ दे रहे हैं, हमलों में इजराइल के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। कौन कौन? जॉर्डन, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये ममालिक जो हैं वो यूएस का साथ दे रहे हैं। तो बकाई साहब का कहना है कि आप यूएस को बेसिस देके शिरकत कर रहे हैं अटैक में, यूएस जो अटैक्स कर रहा है ईरान में, तो आपके ऊपर भी जिम्मेदारी आती है, और ईरान राइट रखता है कि आपको डायरेक्टली रिटेलिएट भी करे। तो बकाई साहब का कहना ये है कि आप क्यों खामोश हैं, आप इसको रिजेक्ट क्यों नहीं कर रहे? और जो लोग कहेंगे नहीं नहीं कोई अरब ममालिक को इस्तेमाल नहीं हो रहे, ये आपके सामने मैं फुटेज दिखा रहा हूँ कि कितना, और ये वेरीफाइड फुटेज है, जाके चेक कर लेना, कितना सारा असला जो है वो अभी भी मूव किया जा रहा है इन अरब ममालिक के बेसिस के अंदर, जो अमेरिकन बेसिस हैं उनके अंदर। और मतलब हैरत है कि लोग कहते हैं कि नहीं जी यहाँ से तो कुछ भी नहीं हो रहा, और इन अरब ममालिक ने मना कर दिया है ईरान के ऊपर अटैक करने से यूएस को। तो थोड़ा सा एविडेंस देख लें, आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। कॉन्स्टेंटली रिफ्यूलर्स और एयरक्राफ्ट जो है वो कॉन्स्टेंटली फुटेजेस, यूएस खुद कह रहा है कि हम जो है वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। तो बड़ी हैरत की बात है कि हमारे लोग जो हैं वो आगे आ जाते हैं डिफेंसिव लाइन के ऊपर डिफेंड करने, जबकि उन्होंने अभी तक अपने आप को डिफेंड नहीं किया इस फ्रंट के ऊपर। बहरहाल, तो कालीबाफ साहब ने एक मीम डाली, बेसिकली उसने, उन्होंने कहा कि अमेरिका की अपनी गलती है। ऑयल इस वक्त बाय द वे $100 पे पहुंच चुका है बैरल, $100 पर बैरल पे पहुंच चुका है, और ये 150 तक इशारा कर दिया कालीबाफ साहब ने कि ये 150 तक जा सकता है। क्योंकि जैसे साइकिल चला रहा होता है ना बंदा, और वो खुद ही रॉड डाल दे अपने आगे वाले टायर में, फिर गिर जाए और बोले कि भाई देखो मुझे मार दिया किसी ने, तो वही वाली सिचुएशन वो कह रहे हैं कि यूएस कर रहा है अपने साथ, कि यूएस की अपनी गलती है। उनका कहना है कि यूएस की अपनी गलती है कि ये सब कुछ हो रहा है, जबकि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे आई फॉर एन आई। मार्को रूबियो ने, जब अराक्ची साहब ने कहा कि आई फॉर एन आई होगा, तो मार्को रूबियो ने कहा कि आई फॉर एन आई नहीं, ट्रंप कह रहा है कि हेड फॉर एन आई होगा, मतलब आंख के बदले सर होगा। और ट्रंप ने कह दिया कि जितनी भी कश्तियाँ जो है वो ईरान निशाना बना रहा है, उनका खामियाजा हम लेंगे ईरान के अपने फंड से। तो उसके ऊपर भी अराक्ची साहब ने एक ट्वीट किया, वो मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। बहरहाल, अब जो सिचुएशन है, यूके के जो फेयरफोर्ट बेस है उसके ऊपर भी ईरान ने इशारा कर दिया है। पहले भी आपको याद होगा कि यूके ने जब किया था हमला, तो पहले वार्निंग दी थी ईरान ने, फिर उसके बाद जब दोबारा हुआ तो उन्होंने डिएगो गार्सिया के अंदर जो है वो मिसिल्स, उन्होंने 2 मिसिल्स जो हैं वो दिखाई कि हम दाग सकते हैं। उन मिसिल्स के अंदर पेलोड नहीं था, और इस वक्त भी पहले साइप्रस के ऊपर भी फिर हमले हो चुके हैं, और लेकिन इस वक्त भी अंदेशा ये है कि अगर चीज़ें बड़ी एस्केलेट होती हैं, क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि एस्केलेशन हो, क्योंकि वो लोग भी चाह रहे हैं कि यूके को किसी तरीके से इन्वॉल्व किया जाए, नेटो को किसी तरीके से इन्वॉल्व किया जाए, ईयू को किसी तरीके से इन्वॉल्व किया जाए। तो यूके तो ईयू का हिस्सा नहीं है, लेकिन बहरहाल यूके एक बड़ी पावर है, तो यूके को इन्वॉल्व करने के लिए वो लोग चाह रहे हैं कि लाया जाए, और ईरान ये नहीं चाह रहा कि इस वक्त रिटेलिएट करे बकौल ईरान के। तो वो वार्निंग दे रहे हैं कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हम यूके के बेसिस को भी टारगेट कर सकते हैं। अब अगर यमनियों की बात करें, देखें बहुत सारा जो है वो चल रहा है माजरा के, लोग कह रहे हैं कि जी ईरान जो है वो एज अ प्रॉक्सी यूज़ कर रहा है यमनियों को। क्या यमन को ईरान सपोर्ट करता है? एब्सोल्युटली।
क्या हूतीस को, जो अपने आप को अंसारुल्लाह कहते हैं, हूती वो डेरोगेटरी टर्म समझते हैं, क्या उनको ईरान सपोर्ट कर रहा है? एब्सोल्युटली बिल्कुल कर रहा है मेरी नज़र में। दूसरों को भी, फ़लस्तीनियों को भी, और जो हमास है, हिज़्बुल्लाह, इन सबको भी ईरान जो है वो सपोर्ट कर रहा है। और इसके अंदर लोग कहते हैं कि जी यमन से जो हमला करवाया है सऊदी कश्तियों के ऊपर, वो ईरान ने करवाया है। अच्छा, क्यों करवाया है? यमन क्यों ये काम करेगा? लॉजिकली अगर इसको इवैल्यूएट करें, यमन क्यों इस चीज़ को करेगा? पूरी जंग के दौरान जो रिलेटिवली साइलेंट रहा, बिल्कुल मतलब आपको मिनिमम जो है उसकी एंगेजमेंट नज़र आई, क्यों एकदम से वो एक दिन जागेगा और सऊदी अरब के दो कश्तियों को हिट करेगा? इस बात का जवाब कोई नहीं देता। और लोग जो बात करते हैं वो यही कहते हैं कि सऊदीया के ऊपर जारियत हुई है, सऊदीया के ऊपर जारियत हुई है। यमनियों का कहना ये है कि हमारे यहाँ 2014 से जो सिविल वॉर चल रहा था, उस सिविल वॉर के अंदर 3.5 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो मारे गए हैं, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो अपनी साइड को सपोर्ट कर रहा था, जो पीएलसी साइड है उसको सपोर्ट कर रहा था, और बाद में यूएई वहाँ से अलग हो गया और सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को उन्होंने सपोर्ट किया। फिर कुछ ग्रुप्स भी इन्वॉल्व थे, टेररिस्ट ग्रुप्स भी इन्वॉल्व थे उस पूरे रीजन के अंदर। कहाँ से आए, वो क्या कर रहे थे वहाँ पे, कुछ नहीं पता, लेकिन वो वहाँ पे इन्वॉल्व थे। और यमनियों का कहना ये है कि भाई हमने जो यहाँ पे उनकी नज़र में ये रेजिस्टेंस है, और उन्होंने हादी गवर्नमेंट को भगाया यहाँ से अरब स्प्रिंग के दौरान, और वो सऊदी अरब भागा। तो उसके बाद जो सीज लगी, मतलब बंदिश लगी उनके ऊपर कि कोई भी चीज़ उनके अंदर नहीं आ सकती, उनके मुल्क के अंदर, और कोई भी चीज़ बाहर नहीं जा सकती, उससे उन्होंने कहा कि 85,000 बच्चे जो है वो भूख से मरें। WHO की रिपोर्ट है कि यमन के अंदर स्टारवेशन को मतलब भूख को एज अ हथियार यूज़ किया जा रहा है। और वहाँ पे क्योंकि बंदिश लगी हुई थी, सीज लगी हुई थी, कोई भी अंदर नहीं जा सकता था, बाहर नहीं आ सकता था, जबकि 2022 से एक सीज़ फायर एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता था। तो यमनियों का कहना ये है कि भाई हम तो तशय्ये जनाजे के लिए गए थे और वापस आ रहे थे ईरान से, तो आपने हमारे एयरपोर्ट के ऊपर क्यों स्ट्रक किया? जब हम वापस आ रहे थे आपने कोशिश क्यों की कि हमें लैंड ना होने दें? किसने कहा था आपको कि आप हमें जो है वो हमारे एयरपोर्ट को हिट करें? और क्या ज़रूरत पेश आ गई कि आपने ऐसा किया? अगर आप हिट करेंगे और अगर आप अपने टैंकर्स गुजारेंगे हमारे बिल्कुल सामने से और हमारे ऊपर बंदिश है, तो ज़ाहिर सी बात है अब बंदिश खोलने का मौका आ गया, और सऊदी अरब ने खुद ये मौका यमनियों को दे दिया कि वो रिटेलिएशन करें बकौल यमनियों के। तो एक तरफा बात करना कि सऊदी अरब के ऊपर जारियत हो रही है विदाउट रियलाइजिंग द बैकग्राउंड एंड विदाउट रिकग्नाइजिंग वट एवर इज गोइंग ऑन इन यमन। यमन के अंदर जो भी हो रहा है उसको रिकग्नाइज किए बगैर ये चीज़ देखना मेरे ख्याल में बड़ा ही हिपोक्रिटिकल है, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो बड़ा न्यूट्रलिटी का जो है वो परचम दिखाते हैं, लेकिन बात एक ही तरफ की करते हैं। और कुछ लोग तो जानबूझ के ये चीज़ें जो है वो प्रोपेगेट कर रहे हैं इस वक्त, ये क्लियरली नज़र आ रहा है। तो बहरहाल इसके अंदर सऊदी अरब का जो 30 साल का अग्रीमेंट हुआ उसको भी देख लेते हैं कि 30 साल का जो अग्रीमेंट है, यूएस ने अग्री कर लिया कि इनरिचमेंट उनकी करेगा सऊदी अरब के अंदर न्यूक्लियर की। क्यों करेगा, कैसे करेगा, इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी इब्राहिमी मुआहदा आप पहले करें, या इब्राहिमी मुआहदा के ऊपर कंडीशनल है हमारा न्यूक्लियर एग्रीमेंट, तो अगर आप उसमें आते हैं तो ठीक है जी, वरना हम नहीं करेंगे। और ये लोग जो है वो कैरोलिन लेविट ने भी ये बात बोली, जो स्पोक्स पर्सन है वाइट हाउस की, उसने भी ये बात बोली कि इब्राहिमी मुआहदे के ऊपर डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। तो देखते हैं जी, अगर सऊदी अरब ने रिकग्नाइज़ कर लिया ऑफिशियली और ऑफिशियली दोस्ती कर ली, तो कुछ लोगों का कहना ये भी है कि पाकिस्तान चूँकि सऊदी अरब के साथ अलाइंड है, पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है, हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पे रह रहे हैं और हमारी रेड लाइन है सऊदी अरब, तो हो सकता है पाकिस्तान भी उसको रिकग्नाइज़ कर ले। कुछ लोगों की तरफ से बात की जा रही है, जबकि ऐसा क्लियरली रिजेक्शन जो है वो पाकिस्तान पहले भी कर चुका है कि पाकिस्तान जो है वो रिकग्नाइज़ नहीं करेगा इसराइल को। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कुछ लोग तो इसको पुश कर रहे हैं, एंड काफ़ी टाइम बाय टाइम हमारे कुछ ब्रेक्स के बाद ये मीडिया के ऊपर बात होना शुरू हो जाती है कि जी इसराइल के साथ हमें हमारी दोस्ती होनी चाहिए, क्योंकि हम क्यों लड़ाई करके रखे हुए हैं इसराइल के साथ, इसके पीछे कोई वजह नहीं है। तो बहरहाल $10 बिलियन की एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी की भी बात यूएस के साथ हो रही है। एंड ये बात मोहम्मद औरंगजेब साहब जो हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके हवाले से कहा गया कि उन्होंने लेटर लिखा है यूएस को एक एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी के लिए, और $10 बिलियन जो है वो पाकिस्तान लेगा यूएस से, ये बात कही जा रही है, मतलब मांगे हैं यूएस से। ये क्या लोन है, ये क्या ग्रांट है, इसका कोई स्ट्रक्चर मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं नहीं बता सकता, बट समझ में ऐसा कुछ आ रहा है कि शायद करेंसी जो है वो डिपॉजिट होगी पाकिस्तान के अकाउंट्स में, और एक एज अ शील्ड जो है उसको एक्सचेंज है हमारा, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ताकि डॉलर की कदर के अंदर कीमत एकदम से ना गिरावट, उसके अंदर फॉल जो है वो ना आए एकदम से। लेकिन बहरहाल इसके साथ क्या स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं? नो फ्री लंच मतलब मुफ्त का खाना तो नहीं होता, तो क्या इसके साथ स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हमारा रिवॉर्ड है फॉर द मीडिएशन, जो हमने मीडिएशन कराई है। यूएस जो है वो मीडिएशन होने के बाद, सब कुछ तमाम होने के बाद आपको कुछ देगा? इसका सवाल मतलब ऐसे ही आपको एज अ रिवॉर्ड दे देगा? ये बड़ी अच्छी आपकी खैर ख्याली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूएस जो है वो कुछ भी आपको बाद में, उस वक्त चल रहा था उस वक्त आप लेते तो अलग बात थी, लेकिन अब काम पूरा हो गया तो यूएस क्यों देगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो इससे क्या लेगा यूएस और इसके साथ क्या स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, ये मुझे नहीं मालूम। दोबारा मीडिएशन का डील का मना कर दिया है ईरान ने, और ईरान ने कह दिया है कि कोई डील इस वक्त नहीं होगी
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि इराकी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए थे अली जैदी, और उनको मना कर दिया था ईरानियों ने कि हम कोई डील नहीं करेंगे यूएस के साथ। लेकिन बहरहाल जहाँ चीज़ें जा रही हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है कि यमन के अंदर किसी तरीके से पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, और पाकिस्तान इस चीज़ को रेजिस्ट कर रहा है। पहले भी पाकिस्तान ने इस चीज़ को रेजिस्ट किया था, लेकिन अब सऊदीया के साथ डिफेंस मुआहिदा हो गया है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान इसके ऊपर, क्योंकि फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट भी आ गया, ताहिर अंद्राबी साहब ने इसको रीअफर्म भी कर दिया, तो हो सकता है इसके ऊपर कोई बातचीत चल रही हो एक्शन लेने की, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नज़र नहीं आ रही, जो कि अच्छी बात है। पाकिस्तान को बिला वजह क्यों सऊदीया की अपनी चीज़ों के ऊपर जो है वो पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाए? क्या ज़रूरत थी सऊदीया को ये चीज़ें करने की कि वो जो है वो हिट कर दे सना एयरपोर्ट के ऊपर? तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। पाकिस्तान अगर इन्वॉल्व होता है तो बहुत बहुत ही ख़तरनाक ये जंग हो जाएगी। और मैं आपको एक फुटेज दिखा देता हूँ। आसमा शराज़ी साहिबा के शो पे बड़ी अच्छी बात की एम्बेसडर इमरान अली, जो फॉर्मर एम्बेसडर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। ये ज़रा देखें। और बड़ा इम्पॉर्टेंट है इमरान अली साहब जो आज वजारत ख़ारजा ने स्टेटमेंट दिया है, इसमें उन्होंने सऊदी अरब और पाकिस्तान के तिजारती बहरी जहाज़ों, यानी दो आपस में जिनका पाकिस्तान के साथ रब्ता है, जो जहाज़ उनके साथ होते हैं, उस पर अटैक है, या सऊदी अरब के ऊपर भी अटैक की वजह से हौतीज़ को उन्होंने मुतनब्बे किया? आसमान देखें, ये ना कह तो दिया है, और इसका मकसद यही होगा कि हम जनरली भी हम प्रोटेक्ट करेंगे सऊदी अरेबिया को और उस चीज़ के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये स्टेटमेंट के बियॉन्ड, अगर ईरान ये चाहेगा कि बाबुल मंदब बंद हो, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। द सिंपल रीज़न इज़, आप एयर कॉम्बैट से आप एक सब्सटेंशली लार्ज पॉपुलेशन को फोर्स नहीं कर सकते। तो पॉलिसी स्टेटमेंट के लिहाज से बहुत अच्छी है। और अगर एयर पावर से अमेरिका आपना हुर्मुज़ नहीं खुलवा सका, तो आप आई मीन इट्स अ वेरी गुड स्टेटमेंट। हमारा स्टांस ठीक है, लेकिन मिलिटरीली हम इसको फॉलो अप नहीं कर सकते अगर कुछ हो। खैर, पाकिस्तान का कहना यह है कि हमारी अगर फ्लैग वेसल्स हिट होती हैं यमन के उसके बाबुल मंदब के ऊपर, तो ही हम एक्शन लेंगे। और चाइनीज़ वेसल्स हमें नज़र आया कि 2 चाइनीज़ जो शिप्स हैं, टैंकर्स जो हैं वो गए हैं और तेल लेके जो है वो आए हैं वापस। तो आगे मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा कि हमला हो। सऊदी अरब के अलावा सऊदी अरब की जो शिप्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा, मेरे ख्याल में बाकियों को नहीं किया जाएगा, बट ओनली टाइम विल टेल। तो देखें, आप फोर्सफुली कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो है इसका हल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप जो है वो एक्शन लें। यूएस जो काम नहीं कर सका, इजराइल जो काम नहीं कर सका, वो आप कैसे कर लेंगे? ठीक है, उम्मीद रखना अच्छी बात है, होपफुल रहना अच्छी बात है, लेकिन कैसे हो सकता है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि NDAA एक नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है जो यूएस और इजराइल के बीच में हुआ है, और इसमें सेक्शन 219 ये कहता है, और थॉमस मैसी एक यूएस के अंदर एक लॉ मेकर हैं, उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने बड़ी बात की है इसके ऊपर। अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कॉर्टेज़ है, थॉमस मैसी तो कंजर्वेटिव्स की साइड पे था, AOC जो है वो डेमोक्रेट्स की साइड पे है। उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर शोर मचाया था कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और बहरहाल सेक्शन 219 के अंदर ये लिखा हुआ है कि यूएस का जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, मतलब सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो अब हो गया है, वो पीट हेग्सेथ बाय द वे, वो किसी को असाइन करेगा कि वो इसराइल के साथ डिफेंसिव टेक्नोलॉजी और जितनी भी चीज़ें हैं और जितनी भी AI के ऊपर डेवलपमेंट है, सारी मिलिट्री की जितनी भी कोऑर्डिनेशन है वो इसराइल और यूएस की एक साथ करेगा। और क्रिटिक्स का कहना ये है कि इस बिल के बाद इफेक्टिवली, अब ये जो एक्ट बन गया है, इसके बाद इफेक्टिवली यूएस और इसराइल की मिलिट्रीज जो हैं वो एक तरीके से बैक एंड पे मर्ज हो गई हैं। उनका जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मर्ज हो गया है, ये कहना है लोगों का। 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स इस वक्त यूएस को मिल चुके हैं जंग के लिए। तो लेट्स सी, मतलब जंग के लिए, मतलब बजट में आगे अलॉट हुए हैं, तो लेट्स सी कि क्या होता है। नैरोली ये चीज़ जो है वो पास हुई है यूएस के अंदर, 4 वोट से आई थिंक पास हुई है। एंड आई थिंक कि इसके अंदर नज़र आ रहा है कि किस तरीके से आगे बढ़ रहा है सिलसिला। लेकिन कुछ लोग पाकिस्तान में जो हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल सऊदीया के साथ हमें किसी भी हालत में जो है वो आना चाहिए, और हमें सऊदीया के साथ जो है वो मिलके यमनियों का मुकाबला करना चाहिए। तो आप ये देखें कि सिचुएशन क्या बनाना चाह रहे हैं ये लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं, जो कि कहते हैं कि किसी भी हाल में पाकिस्तान को बस कूद जाना चाहिए इस चीज़ में विदाउट थिंकिंग अबाउट थिंग्स। वो ये सिचुएशन बना देंगे आगे जाके कि अल्लाह ना करे यूएस, सऊदी अरेबिया और इसराइल ये एक साइड पे होंगे, और ईरान और यमन ये दूसरी साइड पे होंगे। तो आप अपनी देख लें कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं। इस वक्त तो पाकिस्तान ने कोई ऐसी चीज़ की नहीं है एक्शनेबल। स्टेटमेंट्स की हद तक ठीक है, ज़ाहिर है वो तो करना ही पड़ता है, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि एक्सटर्नल डेट हमारा बहुत सारा है, डेट सर्विसिंग हमारी $16 अरब की हमारी डेट सर्विसिंग है, ये बात फैक्चुअली रिकग्नाइज भी है।
और हमारा जो कर्ज़ है वो $130 बिलियन से ज़्यादा है, एक्सटर्नल डेट हमारा अकॉर्डिंग टू डेटा। तो ये बात कहते हैं वहाँ उस साइड से कि जी हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लेकिन बहरहाल प्रेशर का मतलब ये तो नहीं है कि पाकिस्तान हर चीज़ करेगा, जो उसको कहेगा। और आई थिंक अभी अभी बिल्कुल ठीक है स्टांस पाकिस्तान का कि वो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे डायरेक्टली, लेकिन अगर होते हैं तो बहुत ख़तरनाक चीज़ हो जाएगी ये। बहुत-बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।